एक था राजा और एक थी रानी। बचपन की कहानियां ऐसे ही शुरू हुआ करती थी। कहानी का सुखद अंत हो तो कहते थे दोनों मिल गए खत्म कहानी, और दुखद अंत हो तो दोनों मर गए खत्म कहानी। आज बात होगी एक ऐसे किस्से की जिसमें राजा है, रानी है, एक रियासत है, मौत का षड्यंत्र है, नागा साधु हैं, कोर्ट में चल रही धुआंधार दलीलें हैं और एक जज है जो अपना फैसला सुनाकर करियर को ही अलविदा कह देता है, अपने पेशे को। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें आज हम सुनाएंगे कहानी एक कोर्ट केस की। ऐसा कोर्ट केस जिसने 16 साल तक बंगाल में हंगामा मचा कर रखा। एक ऐसा मामला जिसका राम जेठमलानी जैसे दिग्गज वकील अपने लेक्चर्स में उदाहरण देते थे, जो छात्रों के लिए केस स्टडी है और बंगाल के बच्चों को जिसे दादा नानी की कहानी के तौर पर सुनाया जाता है। पूरी कहानी जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं तारीख। ये कहानी शुरू होती है 1909 में। पूर्वी बंगाल में ढाका के पास भावाल नाम की एक रियासत हुआ करती थी। काफ़ी बड़ी रियासत थी जिससे सालाना 6.5 लाख रुपए की कमाई होती थी। अब हम कहेंगे कि तब के तो फिर आप लोग लिखने लगते हैं, लेकिन बताना पड़ता है 6.5 लाख बहुत बड़ा अमाउंट था तब। और ये सारी कमाई भावाल के जमींदार के पास जाती थी जिन्हें राजा साहब कहा जाता था। पूरा परिवार जयदेवपुर बाड़ी में रहता था, जो भावाल राज परिवार की पुश्तैनी हवेली थी। साल 1909 में इस रियासत को 3 राजकुमार संभाल रहे थे। इनमें मझला राजकुमार, जिसका नाम रमेंद्र नारायण राय था, वो इस कहानी का मुख्य पात्र है। शुरुआत हुई ऐसे कि 18 अप्रैल 1909 के रोज रमेंद्र भावाल से दार्जिलिंग के लिए रवाना हुआ। उनके साथ उनकी पत्नी विभावती, जिनका नाम था विभावती का भाई सत्येंद्र, और 21 नौकर थे। इनके अलावा एक डॉक्टर भी साथ में था। सबके दार्जिलिंग जाने का एक खास कारण था। रविंद्र नारायण को सिफिलिस की बीमारी थी, जिसके चलते डॉक्टर ने उन्हें साफ हवा और पानी के लिए कुछ वक्त पहाड़ों में बिताने की सलाह दी। रमेंद्र पूरे कारवां के साथ दार्जिलिंग पहुंचे, लेकिन कुछ रोज बाद ही रमेंद्र की तबीयत सुधरने के बजाय बिगड़ने लगी और बिगड़ती ही चली गई, और 3 दिन के अंदर रमेंद्र की मृत्यु हो गई। दार्जिलिंग में ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। आम आदमी होता तो कोई नहीं पूछता, लेकिन बड़े जमींदार की मौत हुई थी, इसलिए जल्द ही पूरी रियासत में कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ लोगों ने शक जताना शुरू कर दिया कि रमेंद्र की हत्या में कोई षड्यंत्र है। मामला करोड़ों की प्रॉपर्टी का था, इसलिए आवाजें उठनी लाजमी भी थी। शरीफ खान नाम का एक अर्दली, जो मझले राजकुमार के साथ दार्जिलिंग गया था, उसने कहना शुरू कर दिया कि राजा साहब को भयानक उल्टी हुई थी, जिसके कुछ छींटे उसके कपड़ों पर गिरे और उनमें सुराख हो गया। एक अफवाह यह भी उड़ी कि रमेंद्र का शरीर श्मशान ले जाया गया, लेकिन उसका अंतिम संस्कार वहां न करके कहीं और किया गया। बहरहाल भावाल रियासत में जिंदगी जल्द ही आगे बढ़ गई, लेकिन फिर 1 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे लोगों का शक और गहरा हो गया। रमेंद्र की मौत के 1 साल बाद उसके बड़े भाई रणेंद्र की भी मौत हो गई, और इसके 3 साल बाद सबसे छोटे राजकुमार रविंद्र भी चल बसे। उस दौर में ब्रिटिश राज का एक सिस्टम हुआ करता था कि अगर जमींदारी संभालने वाला कोई नहीं हो तो प्रॉपर्टी की देखरेख सरकार अपने हाथ में ले लेती। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसको कहते थे हम। ऐसा ही भावाल रियासत के साथ भी हो गया। राजकुमारों की मौत के बाद तीनों राजकुमारों की बीवियां जयदेवपुर बाड़ी छोड़कर चली गईं, और रियासत का कामकाज कोर्ट ऑफ वार्ड्स नाम के सरकारी डिपार्टमेंट ने अपने हाथ में लिया। संभव था कि कहानी यहीं खत्म हो जाती, लेकिन फिर इस कहानी में एंट्री हुई एक ऐसे शख्स की जिसके आने से भावाल रियासत में एक बार अफवाहों को हवा फिर मिल गई। ढाका के पास एक नदी बहती है, बुरी गंगा। 21वीं सदी में यह बांग्लादेश की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। नदी को छिपाने के लिए एक दीवार बना दी गई है, लेकिन एक वक्त पे यहाँ रिवर फ्रंट होता था, उतनी साफ थी, जहां लोग शाम की ठंडी हवा में घूमने जाते थे। दिसंबर 1920 या जनवरी 1921 की बात होगी। नदी के किनारे एक जोगी, एक सन्यासी को घूमते हुए देखा गया। जटाओं जैसे बाल और लंबी दाढ़ी वाला ये साधु सिर्फ एक लंगोट पहने हुआ था, और उसने पूरे शरीर पर अपनी राख मली थी। 4 महीने तक नदी के किनारे ध्यान लगाए बैठा रहा। जैसा कि भारत में आमतौर पर होता था, लोग साधु सन्यासियों की इज्जत करते थे। उनसे वरदान मिलने का लालच भी उनको होता था कि सेवा करेंगे महाराज की तो अपने को भी कुछ मिलेगा वरदान। इसलिए धीरे धीरे लोग साधु महाराज के पास अपने मर्जों का इलाज पाने के लिए जाने लगे। दिन गुजरने लगे, लेकिन फिर पता नहीं कैसे अचानक शहर में यह अफवाह फैल गई कि सन्यासी और कोई नहीं, भावाल के मझले राजकुमार रमेंद्र नारायण राय हैं। यह अफवाह राज परिवार के कानों तक भी पहुंची।
रमेंद्र की एक बड़ी बहन थी ज्योतिर्मयी। उन्होंने अपने बेटे बुद्धू को सन्यासी के पास भेजा। वापस आकर उसने बताया कि सन्यासी का चेहरा मोहरा रमेंद्र से मिलता जुलता है, लेकिन इस बात की पुष्टि करने का उसके पास कोई जरिया नहीं था। किसी ने सुझाया कि सन्यासी को जयदेवपुर लेकर आना चाहिए। 12 अप्रैल 1921 को सन्यासी को हाथी पर बैठाकर जयदेवपुर बाड़ी लाया गया। यहाँ ज्योतिर्मयी ने पहली बार सन्यासी को देखा। वो आंगन में बैठा हुआ था, सिर झुकाए हुए। ज्योतिर्मयी के अनुसार उसकी एक आंख तिरछी कर देखने का तरीका बिल्कुल रमेंद्र की तरह था। परिवार ने अगले कुछ रोज सन्यासी को अपने घर ठहराया। परिवार ने उसे राजकुमार रमेंद्र की तस्वीरें दिखाई, जिन्हें देखकर वो अचानक रोने लगा। ज्योतिर्मयी ने उनसे पूछा, साधु होकर भी आप क्यों रो रहे हैं? इस पर उसने जवाब दिया, माया के कारण। इसके बाद ज्योतिर्मयी ने उससे अपने भाई की कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसका भाई रमेंद्र दार्जिलिंग में मर गया। कुछ लोग कहते हैं उसका दाह संस्कार हुआ, जबकि कुछ कहते हैं नहीं हुआ। यह सुनकर सन्यासी ने अपने आंसू पोंछे और एकदम से बोल पड़ा, नहीं, ये सच नहीं है, उसे जलाया नहीं गया, वो जिंदा है। ज्योतिर्मयी ने उससे पूछा उसका भाई कहाँ है, लेकिन सन्यासी ने आगे कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उन्नीस 1921 के मई महीने तक ज्योतिर्मयी और राज परिवार के कई और लोगों को यकीन हो गया था कि सन्यासी रमेंद्र ही है, लेकिन सन्यासी खुद ये बात मानने को तैयार नहीं था। सवालों से तंग होकर वो कुछ रोज बाद चटगांव चला गया और वहां से एक हफ्ते बाद वापस लौटा। इस बार ज्योतिर्मयी ने उससे कहा कि वो उसके शरीर के निशान देखना चाहती हैं। 4 मई की तारीख जयदेवपुर बाड़ी में सैकड़ों की भीड़ जमा हो गई। ज्योतिर्मयी के बेटे बुद्धू ने भीड़ के सामने घोषणा की, सन्यासी के शरीर पर ठीक वही निशान है जो रमेंद्र के शरीर पर थे। हालांकि सन्यासी अभी भी मानने को तैयार नहीं था। अंत में ज्योतिर्मयी ने उससे कहा कि अगर वो ये बात स्वीकार नहीं करेगा तो वो खाना पीना छोड़ देंगे। इसके बाद दोपहर के वक्त सन्यासी भीड़ के सामने आया। भीड़ में से किसी ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? सन्यासी बोला, मेरा नाम है रमेंद्र नारायण। इसके बाद उसे माता पिता का नाम पूछा गया तो वो भी सही सही बता दिया उसने। ये सुनकर भीड़ में से किसी ने कहा कि राजा रानी का नाम सबको पता है, तुम अपनी दाई माँ का नाम बताओ। सन्यासी ने इस सवाल का भी ठीक जवाब दे दिया। जवाब सुनते ही भीड़ जय जयकार करने लगी। सबको पक्का यकीन हो गया था कि सन्यासी ही रमेंद्र नारायण हैं। जिस समय ये सब हो रहा था, रमेंद्र की पत्नी विभावती कलकत्ता में रह रही थी। उसे और उसके साथ साथ राज परिवार के सारे रिश्तेदारों को यह खबर पहुंचाई गई कि आपके पति हैं। एक मीटिंग बुलाकर तय किया गया कि चूंकि परिवार के वारिस लौट आए हैं, इसलिए जमींदारी का जिम्मा एक बार फिर सन्यासी उर्फ रमेंद्र नारायण को ही मिलना चाहिए। इस काम में सरकार अड़ंगा लगा सकती थी, इसलिए सबने चंदा जमा कर एक फंड जुटाया ताकि रमेंद्र को कानूनी हक दिलवाने के लिए लड़ाई लड़ी जा सके। कानूनी लड़ाई होती उससे पहले ही सरकार हरकत में आ गई, लेकिन ढाका के कलेक्टर JH लिंडसे ने तुरंत पूरे शहर में कुछ नोटिस छपवा दिए। नोटिस में लिखा था, भवाल रियासत के सभी किराएदारों को सूचित किया जाता है कि राजा रमेंद्र के अंतिम संस्कार किए जाने के पुख्ता सबूत सरकार के पास मौजूद हैं। इससे पता चलता है कि खुद को रमेंद्र बताने वाला साधु एक बहरूपिया है, इसलिए जो कोई उसे किराया चुकाएगा ऐसा वो अपने रिस्क पर करेगा। ध्यान दीजिए, ये वो दौर था जब बंगाल में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी सुलगी रही थी, इसलिए भावलपुर केस में भी लोग सरकार के खिलाफ ही खड़े हुए। 10 जून को मिर्जापुर में एक विरोध प्रदर्शन हुआ, तब बंगाल में ही था। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि सरकार रमेंद्र को उसका जायज हक दे। इस प्रदर्शन के दौरान गोली चली और एक शख्स की मौत हो गई, और यहां से इस कहानी ने एक नया मोड़ लिया जो सीधा जाकर कोर्ट के दरवाजे पर रुका। कोर्ट में क्या हुआ उसके लिए आपको पहले सन्यासी के नजरिए से इस कहानी को सुनना होगा। 8 मई 1909 की तारीख, राजकुमार रमेंद्र की मौत के बाद उनके शव को जलाने के लिए ले जाया जा रहा है। शव को चिता पर रख लकड़ियां लगाई जा रही हैं। इतनी देर में अचानक कहीं से जोरों की बारिश आती है और सब शव वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। रात तक शव वहीं पड़ा हुआ था। कुछ नागा साधु श्मशान से गुजरते हुए उस शव को देखते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। तभी चमत्कार जैसा कुछ होता है और पता चलता है रमेंद्र मरा नहीं है, जिंदा है। नागा साधु उसकी देखभाल करते हैं। रमेंद्र चंगा हो जाता है, लेकिन उसकी याददाश्त चली जा चुकी होती है। इसके बाद रमेंद्र एक नागा साधु को अपना गुरु बना लेता है और उसके साथ विचरने लगता है। विचरते विचरते कुछ साल बाद वो ढाका पहुंच जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात ज्योतिर्मयी से होती है, जो उसे अपने भाई की तस्वीर दिखाती है। फोटो देखते ही रमेंद्र को सब याद आ जाता है। उसकी जायदाद चुराने के लिए उसकी हत्या की गई थी, ये सामने आता है। ये एक षड्यंत्र था जो उसकी पत्नी विभावती और उसके भाई सत्येंद्र ने मिलाकर रची थी। ये सारी कहानी बनती है तब। ये मामला ढाका सेशन कोर्ट में सुना जा रहा था। सुनवाई करने वाले जज का नाम था पन्ना लाल बोस।
केस दो तरफ से लड़ा जा रहा था। पक्ष था सन्यासी उर्फ रमेंद्र नारायण राय का और विपक्ष में थी विभावती, जिसके खिलाफ आरोप था कि उसने अपने ही पति की हत्या का षड्यंत्र किया। विभावती शुरू से ही सन्यासी को अपना पति मानने से इनकार कर रही थी। वो शुरुआत से दावा करती रही कि सन्यासी एक बहरूपिया है। सच क्या था, इसका फैसला कोर्ट को करना था। पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से कुछ जबरदस्त तर्क पेश किए गए। विपक्ष यानी कि विभावती वाली साइड ने कहा सन्यासी पढ़ा लिखा तक नहीं है, वो ठीक से बांग्ला बोल नहीं सकता। इसके विरोध में वादी पक्ष ने कुछ गवाह पेश किए जिन्होंने बताया कि रमेंद्र बचपन से लिखने पढ़ने में कमजोर था। विपक्ष की तरफ से दूसरा तर्क दिया गया कि अगर सन्यासी रमेंद्र है तो उसमें सिफिलिस के कोई लक्षण क्यों नहीं, जबकि रमेंद्र सिफिलिस का रोगी था। पक्ष ने इसकी काट कुछ ऐसे दी कि इस बात को दशक बीत चुके थे, इसलिए पूरी संभावना थी कि सिफिलिस ठीक हो गया हो। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रमेंद्र को सिफिलिस होने का कोई पक्का सबूत भी मौजूद नहीं था। इसके बाद विपक्ष की तरफ से एक गवाह बुलाया गया। इस गवाह का नाम था धर्मदास। धर्मदास नागा साधु थे। उन्होंने सन्यासी की तस्वीर देखते ही कहा यह मेरा शिष्य है जिसका असली नाम सुंदरदास है। धर्मदास ने बताया कि साधु बनने से पहले सुंदरदास का नाम माल सिंह था और वह लाहौर का रहने वाला था। धर्मदास के अनुसार माल सिंह को ननकाना साहिब में दीक्षा मिली थी। वो कभी दार्जिलिंग नहीं गया था और उन्होंने कभी उसे किसी चिता से भी नहीं बचाया। इस केस पर सेंटर फॉर स्टडीज इन सोशल साइंसेस कलकत्ता में 1997 से 2007 तक डायरेक्टर रह चुके पार्थ चैटर्जी ने एक किताब लिखी है। किताब का नाम है ए प्रिंसली इम्पोस्टर। चैटर्जी लिखते हैं धर्मदास की गवाही सुनने के लिए कोर्ट में हजारों की भीड़ जमा हो गई थी, जिसकी वजह से कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। हंगामा इतना बढ़ गया था कि इस दौरान सादे कपड़ों में कुछ पुलिस वाले जज पन्नालाल बोस के घर के आगे तैनात करने पड़े थे। धर्मदास की गवाही कई दिनों तक चली। इस दौरान वादी पक्ष ने भी उनसे सवाल किए। वादी यानी सन्यासी पक्ष के वकील ने दावा किया कि धर्मदास फेक गवाह हैं जिसे सरकार की मदद से सिखा पढ़ाकर भेजा गया है। इसके बाद वादी पक्ष ने अपनी तरफ से कई और गवाह पेश किए जिन्होंने दावा किया कि सन्यासी ही रमेंद्र है। इस केस की सुनवाई 27 नवंबर 1933 से शुरू होकर 21 मई 1936 तक चली। कुल 1584 गवाहों को पेश किया गया, 1584। इसके बाद आता है फैसले का दिन। 24 अगस्त 1936 की तारीख थी। जज पन्नालाल ने 532 पन्नों में लिखा फैसला सुनाया, जिसे उन्होंने 3 महीने लगाकर पूरी मेहनत से लिखा था, क्योंकि वो जानते थे कि ये केस हाई कोर्ट भी जाएगा। इसलिए वो उसमें कोई गलती छोड़ना नहीं चाहते थे, कोई गुंजाइश नहीं रखना चाहते थे। पन्नालाल फैसले को पूरी तरह गुप्त रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने टाइपिस्ट की मदद भी नहीं ली। बाकायदा रेमिंगटन रैंड की निब से पूरा फैसला उन्होंने खुद लिखा, जिसे लिखने के बाद हर रोज वो एक लॉकर में रखते थे और उसकी चाबी अपने तकिए के नीचे रखकर सोते थे। इतनी सुरक्षा में रखे फैसले में लिखा क्या था? पन्नालाल ने वादी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा, कोर्ट का मानना है कि सन्यासी ही रमेंद्र है। यह सुनते ही पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा गया। खासकर अंग्रेज अधिकारी सख्ते में आ गए कि एक भारतीय जज ब्रिटिश सरकार के विपक्ष में फैसला सुनाने की हिम्मत कैसे कर रहा है। पन्नालाल ने दोनों पक्षों को हिदायत देते हुए कहा कि उनके सामने जो कागज पेश किए गए उनमें से कई जाली थे, कई गवाहों को सिखाकर भेजा गया था। इसलिए फैसले का आधार उन्होंने 2 चीजों को बनाया। पहला, विपक्ष ये साबित नहीं कर पाया था कि दार्जिलिंग में रमेंद्र की मौत हुई थी। सब कुछ सुनी सुनाई बातों पर आधारित था। ऐसे निष्पक्ष गवाह जिन्होंने रमेंद्र की मौत को अपनी आंखों से देखा हो, सब ने कमजोर गवाही दी थी। दूसरा आधार, रमेंद्र और सन्यासी के शरीर में मौजूद 19 निशानों का मिलान हुआ, जो जज के हिसाब से इस बात का पुख्ता सबूत था कि सन्यासी ही रमेंद्र है। विभावती और सरकार इस केस को हाई कोर्ट में ले गए, लेकिन हाई कोर्ट ने सेशंस कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। आखिर में 1943 में केस लंदन में प्रिवी काउंसिल के पास भी गया। यहां से भी सरकार को कोई राहत नहीं मिली और फैसला बरकरार रहा। सन्यासी उर्फ रमेंद्र केस जीते, लेकिन जिस रोज आखिरी फैसला सुनाया गया एक हादसा हो गया। वो मंदिर में पूजा करने गए थे और उसी दौरान उन्हें स्ट्रोक पड़ा और उनका देहांत हो गया। विभावती ने इस मौके पर कहा, ये ऊपर वाले का इंसाफ है। जज पन्नालाल का क्या हुआ? सरकार के खिलाफ फैसले के बाद वो समझ गए थे कि इस करियर में उनकी और नहीं बन पाएगी, इसलिए वो ढाका छोड़कर अपने परिवार के साथ कलकत्ता चले गए। आगे चलकर वो स्वतंत्र भारत में बंगाल के शिक्षा और लैंड रेवेन्यू मिनिस्टर बने और इस दौरान उन्होंने जमींदारी सिस्टम के खिलाफ एक बिल भी विधानसभा में पेश किया। हालांकि बिल पास हो पाता इससे पहले ही पन्नालाल चल बसे। जिस पेन से उन्होंने भवाल केस का फैसला लिखा था, मरते वक्त उन्होंने अपने परिवार से वादा लिया था कि वो उसे बेचेंगे नहीं, इसलिए उनकी मौत के बाद भी वो पेन परिवार के पास ही रहा, इसे कभी नहीं बेचा गया।
इसी के साथ तारीख का ये शानदार एपिसोड हम यहाँ कंक्लूड कर रहे हैं। इसे कमल ने लिखा और जतिन ने कैमरे पे रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए द 11 टॉप। पीले चावल भिजवा रहा हूं आपको। हमारे बुंदेलखंड में न्योता ऐसे ही दिया जाता है। आपका और हमारा एक वीकली पॉलिटिकल रिश्ता है। ये रिश्ता नेता नगरी का नाम लेकर आता है। इसमें हम भरपूर चर्चा करते हैं, कुरेद कर पूछते हैं वो सारे सवाल जो सत्ता के गर्भगृह से जुड़े हैं, वो बातें जो आपको पता होनी चाहिए ताकि आप भी चौराहे के चाणक्य बन सकें। आपका नेता नगरी अपने 200 एपिसोड पूरा कर रहा है। अगर आप इस दफा लाइव ऑडियंस में आना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं हमसे, राहुल श्रीवास्तव से या फिर राजदीप सरदेसाई से, तो आपका स्वागत है। करना कुछ नहीं है, रिश्ता पहले से बना हुआ है। सिर्फ डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करना है और अपने डिटेल्स शेयर करने हैं। तो 2 अगस्त को दिल्ली में होगी मुलाकात। नेता नगरी के 200वें एपिसोड में हम और आप आएंगे, परिवार जुड़ेगा, तो ये अपने आप बन जाएगा नेता नगरी महोत्सव। तो आइए शुरू करते हैं इस हफ्ते की राजनीतिक चर्चा।